नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे संबंधित 3 पार्ट पूर्ण हो चुके हैं। आज है पार्ट नंबर 4। यदि आपने ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, ये पार्ट प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विभाजन के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में दूसरा विभाजन उत्तर का जो विशाल मैदान था उसका प्रादेशिक विभाजन किया था और इस प्रादेशिक विभाजन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला पंजाब का मैदान, उसके बाद में राजस्थान का मैदान, फिर उसके बाद में तीसरा विभाजन था गंगा का मैदान और चौथा था ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। हमने पंजाब का जो मैदान है इसके बारे में चर्चा की थी। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पंजाब का जो मैदान है ये सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनसे मिलकर के बना है। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं राजस्थान के मैदान की। तो दोस्तों, राजस्थान का जो मैदान है इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका विस्तार है राजस्थान के मैदान का। सबसे पहले बात करें विस्तार की। राजस्थान के मैदान के विस्तार की, कहां से कहां तक विस्तार है। तो अरावली का जो पश्चिमी भाग है, अरावली का जो पश्चिमी भाग है इसमें भारत और जो पाक सीमा है, भारत पाक सीमा तक इस राजस्थान के मैदान का विस्तार है। राजस्थान का जो मैदान है इसका भी फिर विभाजन किया गया है और ये कितने भागों में डिवाइड है, तो 2 भागों में डिवाइड है। पहला है मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा भाग है राजस्थान बांगर क्षेत्र। महत्वपूर्ण है। राजस्थान का जो मैदान है इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लिया, एक मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा है राजस्थान बांगर। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की। मरुस्थलीय जो क्षेत्र है यह मारवाड़ मैदान का भाग है। किसका भाग है? मारवाड़ मैदान का भाग है। और इस भाग में अधिकता किसकी है? तो बालू की। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर बालू की अधिकता है या बालू के स्तूप पाए जाते हैं। बालू के क्या पाए जाते हैं? स्तूप या बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में, इस भाग में जो वर्षा है वो लगभग कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यह जो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और यह भाग मरुस्थलीय या मरुस्थल का नाम क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र या थार का मरुस्थल भी इसे बोला जाता है। यहां पर वाष्पीकरण के कारण पलाया या जो खारे पानी की झीलें हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक है इसलिए यहाँ पर पलाया या खारे पानी की जो झीलें हैं उनकी अधिकता है। जैसे सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर, ये कुछ मुख्य झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं। अब दूसरा विभाजन है राजस्थान बांगर। यदि हम राजस्थान बांगर की बात करें तो यह राजस्थान का जो उत्तरी और जो पूर्वी भाग है, उत्तरी तथा जो पूर्वी भाग है, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी जो भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। और इस भाग की, राजस्थान बांगर की मुख्य नदी कौन सी है? तो लूणी नदी। ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजस्थान बांगर की मुख्य नदी कौन सी है? तो लूणी नदी। ये था दूसरा विभाजन। अब बात करते हैं, तीसरा है गंगा का मैदानी भाग। तीसरा भाग कौन सा है दोस्तों? गंगा का मैदानी भाग। अब जो गंगा का मैदानी भाग है इसको भी 3 उप विभागों में बांटा गया है। कितने विभाजन किया गया है? कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। सबसे पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा भाग है निम्न गंगा का मैदान। यानी गंगा का जो मैदानी भाग है
इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। अब बात करें सबसे पहले ऊपरी गंगा के मैदान की। ऊपरी गंगा के मैदान की बात करते हैं। सबसे पहले यदि ये गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर रही है, डेल्टा बना रही है। यहाँ से ये पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, यहाँ से कंकड़ पत्थर, फिर उसके बाद में ये क्षेत्र कौन सा आ गया? भाबर वाला। भाबर के बाद में यहाँ पर रेतीली मिट्टी आ गई। कैसी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। तो ये पहला विभाजन रेतीली मिट्टी वाला कौन सा है? ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। फिर बारीक बारीक जो कंकड़ पत्थर हैं उनके टुकड़े, ये मध्य गंगा का मैदान है। यहाँ पर शिल्ट, इसे क्या बोला जाता है? शिल्ट। यहाँ पर शिल्ट की अधिकता है। फिर उसके बाद में ये निम्न गंगा का मैदान है, तीसरा विभाजन, और यहाँ पर चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कैसी है? चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी। अब बात करते हैं सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है, ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है? तो मुख्य नदी है रामगंगा, इसके अलावा गोमती और यमुना, गोमती प्लस यमुना, इन नदियों ने मिलकर के ऊपरी गंगा के मैदान का निर्माण किया है। अब बात करें गंगा नदी और यमुना नदी, इन दोनों के मध्य का जो दोआब क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो रुहेलखंड का दोआब। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। रुहेलखंड का जो दोआब है वो किन दो नदियों के मध्य है? तो पहली गंगा और दूसरी यमुना। दोआब क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। दो नदियों के मध्य जो धरातल का भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? दोआब क्षेत्र, और ये काफी उपजाऊ होता है। ऊपरी गंगा के मैदान की बात करें और बात करते हैं तो यह मैदान पश्चिमी यूपी में फैला है। अधिकतर कहां पर है? यूपी का पश्चिमी हिस्सा। इस भाग में रेतीली मिट्टी की क्या है? अधिकता है। रेतीली मिट्टी की अधिकता है और इसी अधिकता के कारण यह उपजाऊ कम है, उपजाऊ कम है। लेकिन हरित क्रांति के बाद से, हरित जो क्रांति है इसके बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? ऊपरी गंगा के मैदान को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है हरित क्रांति के बाद में। दूसरा विभाजन है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान, यदि मध्य गंगा के मैदान की बात करें तो यह मैदान अवध से मगध। अब अवध से मगध का मतलब हो गया पूर्वी यूपी से बिहार तक, यानी अवध से मगध के मध्य या फिर पूर्वी यूपी से बिहार के मध्य मध्य गंगा का मैदान फैला हुआ है। और इस भाग में किसकी अधिकता है? हमने पहले भी देखी थी, सिल्ट की अधिकता है। सिल्ट की अधिकता पाई जाती है और इस भाग का निर्माण घाघरा, कोसी और सोन नदियों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। ऊपरी गंगा के मैदान का रामगंगा, गोमती और यमुना, मध्य गंगा का मैदान घाघरा, कोसी और सोन नदियों ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। ऊपरी जो गंगा का मैदान है उसकी तुलना में जो मध्य गंगा का मैदान है वो अधिक क्या है? उपजाऊ है। तीसरा विभाजन है निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो सबसे पहले इसका विस्तार अधिकतर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। यह भाग है तीस्ता नदी और साथ में सुंदरवन का जो डेल्टा है, इस सुंदरवन के डेल्टा से निर्मित है, बना हुआ है। इस भाग में मुख्य रूप से चिकनी दोमट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी है? चिकनी दोमट मिट्टी का विस्तार है और यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। और सर्वाधिक जो निम्न गंगा का मैदान है यहाँ पर सर्वाधिक धान की खेती की जाती है। ये था तीसरा विभाजन। चौथे विभाजन की बात करें तो चौथा है ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान।
ब्रह्मपुत्र या असम का जो मैदान है यह ब्रह्मपुत्र और साथ में उनकी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से या तलछट से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में बट जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र असम में अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। नदीय द्वीप बने हुए हैं, यानी असम में आते आते जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अलग अलग धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, नदीय द्वीप निर्मित हो जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर नदीय द्वीप निर्मित हो गए। और सबसे मोस्ट द्वीप कौन सा है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप या इसका दूसरा नाम है मंझूली द्वीप। मंझूली द्वीप। अब द्वीप किसे कहते हैं, यानी धरातल का ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ क्या हो, जल, उसे क्या बोला जाता है, द्वीप बोला जाता है। और ये मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। एग्जाम में पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा नदीय जो द्वीप है वो कौन सी नदी के द्वारा निर्मित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। आगे ये था विभाजन, जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट विभाजन, भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तीसरा विभाजन कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह सबसे बड़ा भौगोलिक इकाई है भारत की, और यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फैक्ट क्वेश्चन है। और लगभग पूरे भारत का 48% हिस्सा है, 48% हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। और प्रायद्वीपीय जो पठार है वो गोंडवाना भूमि का या गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। इसलिए गोंडवाना जो भूमि है इस या गोंडवाना लैंड है, इसमें धात्विक खनिजों की अधिकता है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है 600 से लेकर के 900 मीटर तक। और इसका जो ढलान है, ढलान की बात करें तो ढलान है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय पठार का ढलान है। और नर्मदा जो नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देती है। पहला कौन सा है, मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। सेकंड है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और बात करें तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार पठार है। कैसा पठार है, त्रिभुज के समान। यानी भारत का जो मैप है, मैप के अनुसार देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसका निर्माण ये कैसा प्रतीत हो रहा है, एक त्रिभुज के समान 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक यह 1600 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। अब यहाँ के कुछ पहाड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले मैप के अनुसार देखें, सबसे पहले ये पर्वत कौन सा है, अरावली। सेकंड आता है आपका विंध्याचल, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विंध्याचल के बाद में ये विंध्याचल, और नीचे कौन सा है, सतपुड़ा। विंध्याचल पर्वत है वो भारनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ के रूप में विभाजित है। ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये हो गई नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी से नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई से नीचे कौन सी है, तो इलायची की पहाड़ी।
यदि बात करें इसके विभाजन की, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो रायसीना हिल्स से लेकर के, रायसीना हिल्स उत्तर में क्या है, रायसीना हिल्स, और दक्षिण की बात करें तो इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ी हो गई उसके, या फिर दूसरा नाम क्या है, कोडामम पहाड़ी, कोडामम पहाड़ी। यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है गिर, गिर पहाड़ी, और पूर्व की बात करें तो राजमहल की पहाड़ी। तो ये विस्तार किसका है, जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसके उत्तर में रायसीना, दक्षिण में इलायची या कोडमम की पहाड़ी, पश्चिम की बात करें तो गिर पहाड़ी, और पूर्व की बात करें तो राजमहल की पहाड़ी। अब सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला है, इसका निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, और यह अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, वलन के द्वारा। वलन की प्रक्रिया क्या होती है, ये प्रक्रिया कौन सी होती है, वलन की प्रक्रिया, इसके द्वारा अरावली का निर्माण हुआ है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अगली विशेषता क्या है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। यह जो पर्वत है अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा शेष रह जाता है, यानी इस क्रिया में क्या होता है, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो बाकी शेष रह जाता है वो अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। यदि इसके विस्तार की बात करें, अरावली के विस्तार की, तो अरावली पालनपुर से लेकर के रायसीना पर्वत तक फैली हुई है। राजस्थान में अधिकतर इसका राजस्थान में अधिकांशतः इसका हिस्सा है। यदि अरावली की बात करें तो अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। और राजस्थान में कितना है, 550 किलोमीटर में विस्तारित है। और टोटल लंबाई की बात करें तो 692, या फिर यदि सम संख्या के अनुसार लेते हैं तो 700 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। और बात करें नेक्स्ट है मध्य अरावली का, तारागढ़। और मध्य अरावली के बाद में तीसरा विभाजन है रघुनाथगढ़, यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, रघुनाथगढ़। और इस अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शेर। तो ये था अरावली। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। अरावली के बाद में आता है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला, इसका निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली के बाद में इस विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यदि इसके विस्तार की बात करें तो ये एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में फैली हुई है। और विंध्याचल पर्वतमाला है, यह विंध्याचल पर्वतमाला कई पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है। तो ये विंध्याचल के बाद में भारनेर की पहाड़ी, उसके बाद में कैमूर, और उसके बाद में पारसनाथ की पहाड़ी। तो विंध्याचल पर्वतमाला है वो भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालानूर की पहाड़ी। दूसरा नाम है इस कालानूर पहाड़ी का गुडबिल चोटी या फिर सद्भावना चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 752 मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालानूर की पहाड़ी, गुडबिल या फिर सद्भावना चोटी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट पर्वतमाला की बात करते हैं। अगली है सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है, इसका जो निर्माण है वो भ्रंश के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा निर्मित है? भ्रंश के द्वारा। इसलिए इसे ब्लॉक पर्वत या ब्रंशोस्त पर्वत कहा जाता है। ब्रंशोस्त पर्वत भी कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत या ब्रंशोस्त पर्वत कहा जाता है। सतपुड़ा का जो विस्तार है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। कौन कौन सी है? तो सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव और मेकाल। सतपुड़ा, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव और मेकाल। इन पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है। दोस्तों, मेकाल जो पर्वत है इससे एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। महादेव जो पहाड़ी है इससे भी एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी की बहती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और ये कहाँ है? एमपी में है। 1350 मीटर। और इसका विस्तार कहाँ है? अधिकतर एमपी में। और महादेव जो पहाड़ी है, इस महादेव पहाड़ी में स्थित है ये धूपगढ़। एमपी का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, एमपी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, और इसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। क्या नाम है दोस्तों? पंचमढ़ी। और ये पंचमढ़ी भी कहाँ है? महादेव पहाड़ी में। और ये पंचमढ़ी है, यह जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है, सेकंड सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदी निकलती है। और अमरकंटक कहाँ है? तो मेकाल पर्वत श्रृंखला में। नर्मदा जो नदी है, बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी है वो एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? संगमरमर जलप्रपात का निर्माण करती है। संगमरमर जलप्रपात का निर्माण करती है।